चलिए, ये अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स, ठीक है, 2023। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर्स से। कुछ इसमें बहुत सारा डेटा मिलेगा आपको, उस डेटा को आप अगर नोट करना चाहते हो तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है या हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसे मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा। उतनी बातें तो पेपर में पूछी जाएंगी, लेकिन अगर आपको न्यूज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लिंक मिलेगा, वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, मोबाइल फ़ोन आप पे है ही, डेटा यूज़ करिएगा सही जगह, सारा चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो पहली खबर एक देखिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइंड MOU विद दी मेक माई ट्रिप। तो मेक माई ट्रिप का तो आपने ऐड देखा ही होगा, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट उसको ऐड करते हैं। तो आफ्टर पैंडेमिक, कोविड के बाद बहुत चीजें, सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब हुई वो टूरिज्म सेक्टर की हुई, ये बात आप जानते हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया था। आपको दिखाई दे रहा, नहीं तो इधर आ जाइए। टूरिज्म सेक्टर जो था इकोनॉमी का, जो टर्शरी सेक्टर का एक पार्ट है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। जब घर से ही आदमी नहीं निकलेगा तो फिर क्या टूरिज्म में जाएगा। तो मेक माई ट्रिप के साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक करार किया, एग्रीमेंट साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और किसको, टूरिज्म सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए। अब इस मेक माई ट्रिप ने एक ऐसा मैप रिलीज किया है जो इंडिया के 600 बड़े डेस्टिनेशन पॉइंट्स को शो करेगा टूरिज्म के। अब आदमी अपने घर पे बैठे बैठे क्या करे, कहीं घूमने की जगह जाना है तो उसी मेक माई ट्रिप का मैप खोले, 600 इंडिया की बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशंस को रिलीज कर दिया। तो इसमें बाद में 2 पार्टनर्स और जुड़े, एक तो मेक माई ट्रिप और आईबीबो ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, टू स्ट्रेंथन द हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन द कंट्री स्पेशली इन द पैंडेमिक टाइम्स। तो ये तो न्यूज हो गई, बाकी का इसका सारा ये डिटेल्ड हो गया, ठीक है। तो नोट कर सकते हो आप, केवल आप हेडलाइंस भी लिख सकते हैं और बाकी आप घर पे कर लेंगे इस वीडियो से, ओके। नेक्स्ट है, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है कि कौन कौन से पार्टनर, ऑफिशियल पार्टनर्स बने हैं। तो एक तो मेक माई ट्रिप, MMT और IBA, ठीक है, ये 2 ऑफिशियल पार्टनर्स बने हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है, वन वेब इज टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट इन महसाणा, गुजरात। तो गुजरात की किस जगह पर इंडिया का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट सेटअप किया जा रहा है, तो वन वेब के द्वारा किया जा रहा है। फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल कहां पर, गुजरात के महसाणा, MEHSANA। बाकी का डिटेल इसमें, वन वेब इज द लो अर्थ ऑर्बिट। अब आपने साइंस एंड टेक में ये बात पढ़ेंगे या पढ़ ली होगी कि अर्थ की ऑर्बिट भी 2 तरीके की होती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट जिसमें छोटे सैटेलाइट्स, एक जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट में पोलर सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं ज्यादातर, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को भेजा जाता है, जिसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन अर्थ के रिस्पेक्ट में 24 घंटे ही हो जाए, तो एक पर्टिकुलर जगह पर करते हैं। अभी फिलहाल में प्रेजेंट में ये जो टेक्नोलॉजी है कहाँ, यूरोप में और कनाडा में चल रही है। बहुत टाइम लगता है देखो इस चीज को सेटअप करने में, PPT बनाना, तो आप लोग पढ़ते जरूर रहिए, बहुत काम की चीजें हैं ये। अब ये डिटेल तो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हो गया, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वहां से बनेगा कि किस सरकार ने वन वेब के साथ अभी MOU साइन किया है सैटेलाइट पोर्टल लगाने के लिए, या वन वेब हो गया उसका आंसर, या वन वेब के साथ गुजरात गवर्नमेंट कहां पे सेटअप करने जा रही है, तो गुजरात के महसाणा, ओके। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप, गुजरात के CM साहब हैं, बाकी के ये वन वेब इंडिया के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो न्यूज है, डेविड स्लिंग, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। डेविड स्लिंग वर्ल्ड का इस समय का, प्रेजेंट का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। डेविड स्लिंग, द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड मिलिट्री सेड Sunday that the Israel Air Force and Rafael defense firm had successfully completed a recent series of tests with the David Sling medium range air defense system. इसको बनाया है USA और इजराइल ने मिलकर के। वर्ल्ड का इस समय का सबसे क्या है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। और तीसरी गवर्नमेंट और जुड़ी है इसमें, फिनलैंड। तो USA और इजराइल
के द्वारा बनाया गया ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब सेटअप किया जा रहा है कहां पर, इसको डिप्लॉयड किया जा रहा है फिनलैंड में। और फिनलैंड आप जानते हो किसके नजदीक है? अरे स्वीडन नॉर्वे तो उनके मित्र हैं, उनसे कोई खतरा थोड़ी है, रशिया से। खतरा किससे है इन लोगों को? तो उस पर निगरानी करने के लिए फिनलैंड भी नेटो का सदस्य बना। तो जैसे यूक्रेन को खतरा था तो अब इनने क्या कर दिया, डिफेंस सिस्टम लगा लिया अपने यहाँ का। तो जो न्यूज है, डेविड स्लिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय यूएसए एंड इजराइल विल बी डिप्लॉयड इन फिनलैंड। दिस इज द मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किन 3 सरकारों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है साइन। तो एग्रीमेंट साइन किस किस के बीच में हुआ है? यूएसए, इजराइल और फिनलैंड। नोट कर लेंगे इसे, मेन हेडिंग आप लिख सकते हैं, डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग ने अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया एडवांस, तो उनके नाम पर रखा गया। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट न्यूज लगती है मुझे, आनी चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, अभी हाल ही में पिता ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ी और बेटे को कुर्सी दी। तो ऐसा बहुत जल्दी नहीं होता कहीं वर्ल्ड में। तो कैम्बोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं हुन मैनेट, MANET नाम है, हुन मैनेट। gesture as the registers at the National Assembly on the day that Parliament votes to confirm the country's next Prime Minister in Phnom Penh, Cambodia। ये कैपिटल है कैम्बोडिया की, Phnom Penh। तो पिताजी इनके, देखो हुन मैनेट नाम है बेटे का, और हुन सेन SEN पिताजी का नाम था। तो ये है पिताजी और ये है बेटे। तो बहुत कम होता है ऐसा कि पिता से कुर्सी बेटा ले। ठीक है, तो देख ही रहे हैं आप। तो अभी आपसे पूछा जा सकता है लेटेस्ट न्यू प्राइम मिनिस्टर कैम्बोडिया के कौन बने हैं। तो हर देश के तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे वो पूछे जाते हैं। जैसे अभी पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, और अभी इटली का प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उनके ऊपर पूछा गया था, जॉर्जिया मेलोनी। वो तो बहुत चर्चा में रही, आजकल सोशल मीडिया में छाई हुई है जॉर्जिया मेलोनी, और पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर थी इसलिए न्यूज में थी, तो बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। अब वर्ल्ड में कहीं ना कहीं रोज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के हर दूसरे तीसरे दिन इलेक्शन हो रहे हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी के बारे में कोई अगर खास बात है तो वो पूछ लिया जाता है। जैसे आप बता रहे हैं कि टर्की के अभी लास्ट एग्जाम में पूछे गए। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैम्बोडिया हुन मैनेट इज अपॉइंटेड ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ हिज फादर हुन सेन, HUN। तो पापा का नाम था इनके हुन सेन, इन्होंने रिजाइन किया और बेटा बन गया हुन मैनेट। नेक्स्ट बढ़ू आगे। अब देखिए, सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज में आप जानते हैं कि विमेन्स को बहुत ज्यादा राइट्स नहीं है वहां पर, लेकिन पहली बार सऊदी अरब की कोई महिला इतने बड़े पद पर पहुंची है। ब्रिक्स देशों का डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में। और ब्रिक्स में 5 देश आपको पता भी है, आपका अपना देश, उसमें 5 और देश भी ऐड हुए अभी। तो इन 5 देशों का, जो ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उस बैंक के बहुत बड़ी पोस्ट पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज इलेक्टेड थुरैया हामिद अल शामी। इनका नाम थोड़ा याद रखिएगा, ये सऊदी अरब की हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, काम की खबर मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूं, ठीक है। हैज इलेक्टेड थुरैया हामिद अल हशमी, ये इनका नाम है। दिख रही है मैम की इमेज। डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट एट द UAE मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी डायरेक्टर। अल हाशमी विल बिकम द फर्स्ट, ये आपके काम की खबर है, पहली बार कोई अगर काम वर्ल्ड में के लेवल पे हो रहा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल हाशमी विल बिकम द फर्स्ट एमिरेटी एंड अरब विमेन टू अज्यूम अ डायरेक्टर्स पोजीशन एट द मल्टीलेटरल बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय द ग्रुपिंग बाय ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यानी ब्रिक्स का जो बैंक है, उस बैंक की डायरेक्टर की पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली अरब महिला है। रिसेंटली हेल्ड इन शंघाई। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका हेडक्वार्टर कहां पर है,
ब्रिक्स, भाई देखो इंडिया जिस जिस फोरम में, वर्ल्ड लेवल के इंडिया जिस जिस फोरम का मेंबर है, वो तो नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए। और इंडिया जिसका मेंबर नहीं है, जैसे ग्रुप 7 G7, लेकिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज या डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है, फोरम है, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पे प्रायोरिटी क्या रखेंगे हम? इंडिया जिस जिस ग्रुप का मेंबर है, जिस जिस वर्ल्ड इंटरनेशनल फोरम का मेंबर है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए। उसके अलावा जो जो नहीं है, जिसका मेंबर नहीं है, उसमें कुछ खास, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ब्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फोरम है। तो नेक्स्ट न्यूज तो ये थी। नेक्स्ट न्यूज क्या है? देखो ये सब अगस्त में हो रहा है काम। इनका नाम जानते हैं आप? रुचिरा कंबोज, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। रुचिरा कंबोज जी यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है, सोशल डेवलपमेंट काउंसिल, SDEC, सामाजिक विकास परिषद। इंडिया G20 का मेंबर अध्यक्ष बना इस साल। और साथ साथ ये तो बहुत बड़ी न्यूज बन गई, क्योंकि सबने G20 की मीटिंग के चक्कर में नई दिल्ली में 3 दिन की इतनी भयंकर छुट्टी हो गई कि लोगों ने लॉकडाउन जैसा बता दिया। तो एक अट्रैक्टिवनेस बन गई। तो सबको पता है कि G20 का इस बार प्रेसिडेंसी किसने करी? इंडिया ने। इंडिया ने ट्रांसफर किसको कर दी? ब्राजील को। और ली किससे थी प्रेसिडेंसी? इंडोनेशिया से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंडोनेशिया से हमने अध्यक्षता ली। 2023 के दिसंबर तक भारत इसका अध्यक्ष है अभी भी, और 2023 से अध्यक्षता किसको सौंप देगा? ब्राजील। लेकिन इंडिया इस समय सोशल डेवलपमेंट काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, उसका भी अध्यक्ष है। ठीक है, SDC के बारे में बहुत लोग चर्चा में नहीं रहा, और अभी अध्यक्ष है 2027 तक रहेगा, 2027 तक। तो सोशल डेवलपमेंट काउंसिल की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चुनी गई है रुचिरा कंबोज। बहुत सीनियर IAS लेडी है, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द, मैं इसमें देखो दिखा देता हूं आपको, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, एम्बेसडर रुचिरा कंबोज। एम्बेसडर तो समझते ही हो आप, IFS ऑफिसर होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस से जाते हैं। वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट परीक्षा पास करने के बाद, तो अगर आप लोगों का एग्जाम 2nd नंबर का सबसे टफेस्ट है CDS का, लेकिन वही संस्था करवा रही है UPSC, तो UPSC एक सिविल सर्विस का एग्जाम कराती है जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे हार्डेस्ट एग्जाम बना था। उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद IFS अफसर बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा। उसमें रुचिरा कंबोज है। कंबोज हैज अज्यूम्ड द चेयरपर्सन ऑफ 62nd चेयरमैनशिप कहां की करेंगे? 62वें सेशन की सोशल डेवलपमेंट काउंसिल कमीशन। द फर्स्ट टाइम इन नियरली 50 years ऑफ द कंट्री हेल्ड इन द पोजीशन विद इन द UN एजेंसी। 50 साल में पहली बार ये पोजीशन पहुंची है इंडिया की, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ की पॉइंट्स हैं। ऑन द फाइनल डे ऑफ 61th सेशन, द कमीशन ऑफ द सोशल डेवलपमेंट फॉरवर्डेड 4 ड्रॉट रेजोल्यूशन टू द UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द कंसिडरेशन। वन ऑफ द, इसको छोड़ सकते हो आप पॉइंट को, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा मुझे जो बनेगा। One of the proposed resolution centered on achieving for full employment and decent work for everybody to reduce inequality and hasten the COVID-19 pandemic recovery was adopted by the consensus। तो आम सहमति से, कंसेंसस, आम सहमति से इस सोशल डेवलपमेंट कमीशन में क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पास हुआ कि कैसे इनइक्वालिटी को कम किया जाए, महिला पुरुष के बीच में, अमीर गरीब के बीच में। ठीक है, सभी चीज में सोशल इनइक्वालिटी कम करना, और खास तौर से कोविड-19 के बाद जो पेंडेमिक इतनी बड़ी वैश्विक महामारी थी, उसके बाद हम कैसे रिकवरी कर सकते हैं, यह रेजोल्यूशन पास हुआ। द UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वुड डिसाइड दैट द प्रायोरिटी थीम फॉर द 62nd सेशन of the commission will be fostering social development and social justice through social policies to accelerate the progress on the implementation of 2030 agenda for sustainable development, and the commission approved this text during the final meeting of the 62nd commission। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक बात मुझे समझ में ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है कि वैसे ये पूछा जा सकता है, खासतौर से CAPF के एग्जाम में, जब आप पे डिस्क्रिप्टिव आएगा
कि जब भारत अध्यक्षता कर रहा है 62वें सेशन की, इस 62वें सेशन की थीम क्या होगी? भाई एक एजेंडा तैयार किया जाता है कि हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, किस लिए मिल रहे हैं? तो थीम रखी गई फॉस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। जस्टिस, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को कैसे पहुंचाया जाए। सामाजिक न्याय में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये सब आपको पॉलिटी में पढ़ना है। सोशल जस्टिस में डिप्राइव्ड क्लासेस को कैसे अपग्रेड, मतलब उनका उत्थान कैसे किया जाए। डिप्राइव्ड क्लासेस में SC ST OBCs, वंचित वर्ग, जिसको हम वंचित वर्ग कह रहे हैं हिंदी में, तो अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं भी डिप्राइव्ड क्लास में ही मानी जाती हैं, ओल्ड पर्संस, वृद्ध लोगों के बीच में, या दिव्यांग जनों के साथ हम कैसे उनका सामाजिक उत्थान कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो आप देखते होंगे जब आप एग्जाम देते हैं, खैर डिफेंस में तो नहीं चलता है ये सब, लेकिन अगर अदर, क्योंकि डिफेंस एक विशेष सेवा है, अगर किसी अदर एग्जाम को आप देने जाएंगे, है ना, तो उसमें देखते हो ना मेरिट कम गिरती है SC STs की, दिव्यांग जनों की हमारे, क्योंकि उनके साथ हजारों साल तक बहुत शोषण हुआ है। वो समाज का एक हिस्सा, हमारे समाज का हिस्सा पीछे रह गया, ठीक है। तो उस हिस्से को कैसे उनका अपग्रेड करने के लिए, उनको उत्थान करने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम कैसे उनके साथ सोशल जस्टिस कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन एक वन ऑफ द टूल है, आरक्षण एक उनमें से एक व्यवस्था है ऐसी जो सोशल जस्टिस के काम आएगी, थ्रू द सोशल पॉलिसीज टू एड्रेस। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो अब आपको एक बात बताना चाहिए कि भारत 62वां सेशन सत्र सोशल डेवलपमेंट कमीशन का, UN एजेंसी की, SDC का अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? रुचिरा गंभीर। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है रुचिरा जी, इनको अक्सर आप न्यूज में इनको देखते रहोगे। नेक्स्ट आइए भैया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभी किसी को, राहुल द्रविड़। इनका आपने ऐड भी देखा होगा कई बार, तो एक ऐड चलता है, आप जाकर देखिएगा, क्रिकेट जब आप देखें तो उसमें कहते हैं राहुल तू हमेशा BPCL के इस पे क्यों आता है? तो राहुल द्रविड़ कहते हैं, उनके बराबर में जो बैठे हुए होते हैं उनसे कहते हैं कि क्योंकि विश्वसनीयता है BPCL के साथ, ठीक है, पैसे भी ठीक हैं जो सब मार्केट में सबके साथ हैं, और तीसरी बात थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार देते हैं लोग। एक्स्ट्रा प्यार से मतलब अगर आप BPCL के पेट्रोल पंप पे गाड़ी लेकर के जाते, पेट्रोल फिलअप कराते हैं, तो वहां पे कपड़ा मारने वाला भी आदमी मिल जाएगा आपको, फ्री एयर, और पूरा तेल नाप करके पूरा देता है, चोरी चकोरी वाला कोई चक्कर नहीं है। एक ऐसा ऐड देखना आता है न्यूज में, अक्सर टीवी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो BPCL ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत की एक महारत्न कंपनी है ये। तो 13 कंपनियां भारत की ऐसी हैं जो महारत्न है, जैसे BPCL, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये सब आप देखते हो ना, ये भारत सरकार की एजेंसी है, भारत सरकार की कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों के, ये महारत्न कंपनी है, तो उसका एक ब्रांड एम्बेसडर BPCL का भी चेंज हुए। फेमस पर्सनालिटी है राहुल द्रविड़, इंडिया के कैप्टन भी रहे हैं पूर्व, और बहुत बढ़िया टेस्ट क्रिकेटर थे। इनको एक नाम से जानते थे, इनका निकनेम क्या था? दीवार कहते थे ना, दीवार। टेस्ट मैच में राहुल जी कहीं खड़े हो जाए, राहुल द्रविड़, तो अच्छे अच्छे आउट नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, इसने अपना नेशनल आइकन बनाया अभी किसी को, हाल ही में, सचिन तेंदुलकर। फेमस पर्सनालिटी है, इनको सब जानते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। तो ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त जी हैं, जानते ही आप इनको, राजीव कुमार साहब। It will be a 3-year agreement as a part of which the cricketing legend will spread voters awareness। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए। सचिन जी भारत के निर्वाचन आयोग के लिए
जनता के बीच जाकर के क्या करेंगे? अवेयरनेस, वोटर अवेयरनेस। तो मतदाताओं को जागरूक करेंगे कि आपका अपना अधिकार है उंगली करना, मतलब वोट दबाना, वोट देना। भारत के प्रस्तावना में, संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में पहली लाइन का पहला वर्ड ही सारी पावर शो कर देता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी पावर किसको दे दी? जनता। 5 साल बाद आपके पास इतनी ताकत है कि कोई भी देश की सरकार तानाशाह नहीं हो सकती। आपको अब ये अवेयरनेस क्या, जब इलेक्शन होते हैं सारे लोग वोट जाते हैं देने। बहुत सारे लोग तो यही सोच के नहीं जाते अरे मेरे अकेले वोट देने से क्या होगा। नहीं भाई, एक एक वोट की कीमत है। ये भारत जैसा देश है जहां पर एक रिक्शा चालक वोट डाल दें या भारत के राष्ट्रपति वोट डालें तब भी एक ही काउंट होगा। ये भारत की ही लोकतंत्र की विशेषता है। तो इसी में एक एक्स्ट्रा चीज बताइए, अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसने क्वेश्चन बना के पूछा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया हुआ है? बताइए। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रोविजंस फॉर इलेक्शन कमीशन? भारत का निर्वाचन आयोग किस भाग में है? पार्ट 15, आर्टिकल 320, 324। भारत का निर्वाचन आयोग। अब सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, केवल पढ़कर के आ गए और रट लिया तो कोई फायदा नहीं है। करंट अफेयर्स की न्यूज को सब्जेक्ट से जोड़िए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब समझ जाओ, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर प्रहार करना बहुत आसान नहीं होता। कोई भी देश की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी मंत्री परिषद इतनी जल्दी हावी नहीं हो सकती। किस पर? इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। किस आर्टिकल में दिया है, कहां, कौन से पार्ट में दिया है। अच्छा, एक छोटा सा जनरल सा क्वेश्चन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ, किस किस के निर्वाचन कराएगा? भारत के राष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। लोकसभा के इलेक्शन कौन कराता है? ईसीआई। राज्यसभा के इलेक्शन कौन कराता है? विधानसभा के इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधान परिषद के, पंचायत के, स्टेट कमीशन। अब मत कह देना ईसीआई, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में। तो देखो किस किस के इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा के जनरल इलेक्शंस जो 2024 में होने वाले हैं उसको आम चुनाव कहते हैं, जनरल इलेक्शन लोकसभा के। राज्यसभा के इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं ईसीआई। विधानसभा, विधानसभा को आप लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, स्टेट असेंबली, ठीक है। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, इन सब के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पहले यूनिलैटरल बॉडी थी, मतलब एक सदस्यीय, यूनि मेंबर, एक सदस्यीय संस्था थी। 1989 से, जब से 21 साल से घटा करके उम्र 18 साल कर दी गई वोट देने की। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था? 60, बिल्कुल सही पहुंचे, 61, 61वां संविधान संशोधन। तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1980, 21 वर्ष से घटा करके उम्र क्या कर दी गई? 18 साल। अब वोट देने की उम्र कितनी है? पहले 21 साल हुआ करती थी। तो अब बहुत सारे वोटर बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे भाई? 3 साल का डिफरेंस कम कर दिया तो अब सदस्य मेंबर ज्यादा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे वोटर? तो इलेक्शन कमीशन पर लोड भी पड़ेगा, लोड पड़ेगा। साथ साथ 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दिल्ली को भी बना दिया गया कि उसमें भी विधानसभा रहेगी, उसमें भी इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो इसमें 2 सदस्य और जोड़ दिए गए। अब इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है? मल्टी मेंबर बॉडी है। अब 3 सदस्यों की संस्था है। इसमें 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं।
ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपने, या केवल वैसे ही मुंह देख रहे हैं? ये पेपर में सारे क्वेश्चन आते हैं, जो बातें बोल रहा हूं आपको मैं, दोबारा ध्यान से जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स हैं? 3। 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 1 चीफ होते हैं, मुख्य होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इलेक्शन, ये सब कराएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो भारत के निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। ये खबर थी। ये कब की खबर है देख लो आप, 23 अगस्त को। तो मैं सारे अगस्त के करा रहा हूं अभी 23। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये बहुत चर्चा में बनी थी खबर। सिंगापुर की पार्लियामेंट में 9 मेंबर सदस्य जो थे नॉमिनेट हुए, उन 9 में से 3 भारतीय थे, भारतीय मूल के थे। 3 इंडियन ओरिजिन पर्सन्स वर नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बने वहां की संसद में। तो सिंगापुर की सदस्य में भी भारत का बोलबाला, ठीक है। तो जोशुआ साहब, ये हैं जोशुआ। आउट ऑफ 9 नॉमिनेटेड मेंबर्स, 9 सदस्य चुने गए थे, नॉमिनेट हुए थे एमपी, जिसमें 3 इंडिया ओरिजिन के थे सिंगापुर में, हैव बीन मेड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन सिंगापुर। All 9 MPs took oath of the office on Wednesday. The NMPs, nominated member of parliament, NMP का मतलब nominated member of parliament, are appointed for the 2.5 year term. 2.5 साल के लिए चुने गए हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन 3 सदस्य थे, वो नाम आ सकते हैं उनके। तो एक तो है राज जोशुआ थॉमस, ये है राज साहब, राज जोशुआ थॉमस, इनकी इमेज है। इंडियन लॉयर, ये भारतीय एक वकील हैं। दूसरे हैं पारेख निमिल रजनीकांत, पारेख निमिल रजनीकांत साहब ये हैं। और उषा रानी, ये है चंद्रदास उषा रानी, ये हैं। तो 3 सदस्य, 9 में से 3 भारत के मूल, भारतीय मूल के एमपीज वहां पर नॉमिनेट किए गए। बड़ी बात होती है किसी बाहर के देश में भारतीय व्यक्ति अगर बन जाए तो, ठीक है। अब बिहार के भोजपुरी बोलने वाले एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन गए किसी देश के, बड़ी बात है। कहां के? मॉरिशस के, ठीक है। और ऋषि सुनक साहब आपको पता ही है, इंडियन ओरिजिन के, जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पे गुलामी करी, भारत पर राज किया, भारत को गुलाम बनाया, आज उन्हीं पर एक भारतीय व्यक्ति राज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर है वहां का, ऋषि सुनक साहब, ठीक है। कमला हैरिस, इंडियन ओरिजिन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो एक अपने आप में ये खबर बन जाती है, चर्चा हो, ठीक है। तो राज जोशुआ, निमिल पारेख साहब, रजनीकांत और चंद्रदास उषा रानी, ये 3 नाम याद रखना। या आपसे नाम नहीं पूछेगा तो यह पूछा जा सकता है कि कहां की संसद में 3 भारतीय सदस्य अभी नॉमिनेट किए गए, भारतीय मूल के, भारत के नहीं है, ये सिंगापुर के ही निवासी हैं, लेकिन ओरिजिन इनका कहां था? इंडियन। तो एक मायने में देखा जाए तो ये एंटी रेसिज्म का उदाहरण है कि नहीं है। पहले अमेरिका में चलता था ब्लैक्स एंड व्हाइट का खेल चलता था, बोले व्हाइट पर्सन ही केवल वहां का प्रेसिडेंट बनेगा। ओबामा साहब पहले ब्लैक पर्सन बने। तो अब दुनिया बदल रही है तेजी से। पहले के समाज में केवल यह सोच थी कि पुरुष ही व्यक्ति केवल राजा हो सकता है, लेकिन महिलाएं भी, देखिए आप, राजा के पद को संभाला गया महिलाओं ने, चाहे वो रजिया सुल्ताना रही हो, ठीक, या जॉर्जिया मेलोनी है, इंदिरा गांधी रही हो, भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी जी, समझ रहे, देश का नेतृत्व करने वाली भी है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, तो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज है, कर लेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है अपने आप में। 69th फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड
ठीक है। अगस्त में नेशनल फिल्म अवार्ड हुए थे 69, तो उसमें किस किस को क्या क्या अवार्ड मिले, उसमें से खास इंपॉर्टेंट वाले मैं बता देता हूं आपको। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी, एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आया था ना अभी, किस एग्जाम में आया था? आपके में नहीं आया, लेकिन अभी ये आया है लेटेस्ट किसी एग्जाम में। अब ये आपके एनडीए या सीडीएस में बन सकता है। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड के विनर्स आ चुके हैं। तो बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी कोई मूवी है, उसको अवार्ड मिला। मैंने नहीं देखी पिक्चर ये। जिनका नाम ये साइंटिस्ट का बता रही हैं, नम्मी नारायण साहब, उन पर बहुत बड़ा एक इल्जाम लगा था कि ये किसी दूसरे देश के जासूस हैं, जबकि इसरो के साइंटिस्ट थे शायद वो। बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है निखिल महाजन, गोदावरी पिक्चर के लिए। एक डायरेक्टर का अवार्ड कर लेंगे आप, बेस्ट डायरेक्टर का करिए। बेस्ट फीचर फिल्म का कर लिया, ठीक है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होल सोल एंटरटेनमेंट, RRR, सब नहीं देखी होगी लगभग। RRR मूवी वो है, नहीं देखी? उसका एक शॉट देखा था बस मैंने केवल। उसमें वो जो एक्टर है वो टाइगर से भिड़ जाता है। हाँ, जूनियर एनटीआर। खैर, जूनियर एनटीआर साहब को मैं यहीं से सलाम कर देता हूं, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि मूवीज में दिखा दिया, चलो मूवी है उसका कोई बात नहीं, लेकिन 550-600 किलो का जानवर है वो टाइगर था RRR मूवी में। राइज, रोर एंड रिवोल्ट, ऐसे करके कुछ इसका फुल फॉर्म थी। तो 550-600 किलो के जानवर से जूनियर एनटीआर साहब 70-80 किलो के भिड़ते हैं। पहली बात तो आप देख लीजिए कितना, 8 to 9 टाइम्स वेट में ज्यादा। उसका एक पंजा 600 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर लगाता है। कैसे वो उसको मार देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वास्तव में हमारे राजा महाराजाओं ने, बहुत सारे मुगल बादशाहों ने, शेर शाह सूरी ने, दुनिया भर के लोगों ने पहले शान समझते थे किसी जानवर को मारना। जाते थे सेना लेकर के, 100-150 लोग गए और घेरा बनाया, जाल डाला और उस बेचारे जीव को मार करके उसके ऊपर फोटो खिंचवाते थे पैर रख के, या आर्ट बनवाते थे। उस टाइम पे कैमरा नहीं होते थे तो, और शान समझते थे। इतने ही पहलवान हो तो अकेले भिड़ के देखो बिना हथियार के, वो बताएगा फिर तुम्हें कौन हूं मैं। कोई हो, मैं कह रहा हूं कितने ही पहलवान हो, टाइगर है उसका नाम, ठीक है। अकेले लड़के देखिए बिना हथियार के, वो बताएगा कितने ही पहलवान सही। मैं कह रहा हूं खली लड़के देख ले, खली के बिना वो, खली कितने ही पहलवान सही है। खाली उठ नहीं पाते आप। अच्छे जॉन सीना को लड़वा दो। टाइगर है यार, जानवर है, ये। लेकिन हम कह रहे हैं हमने अपनी प्रकृति का सम्मान नहीं किया, वाइल्ड एनिमल्स का। बाद में लोग समझदार हुए थोड़े बहुत, सरकारों ने एक एजेंडा बनाया, तो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद शेड्यूल 1 में डाले गए ये जानवर। अब मार के देखो। अब सरकारों ने ऐसा प्रयास किया है, बहुत हद तक सही किया है। किसी जानवर को मारना मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी शान है, ठीक है। तो चिंकारा कांड में सलमान खान गए थे एक बार, पता ही है आपको। अगला देखिए, नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कश्मीर फाइल्स। तो कश्मीर फाइल्स को कौन सा अवार्ड मिला है? नरगिस दत्त नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किसको? अल्लू अर्जुन, ये जानते ही हो आप। पुष्पा कौन सा है शायद जिसने मूवी नहीं देखी? पुष्पा लगभग यहां बैठे सभी ने देखी। आपने नहीं देखी? आपने भी नहीं देखी? देखिएगा, अच्छी मूवी है। मुझे इतनी पसंद आई कि 2 बार देख ली मैंने। अच्छी मूवी थी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए मिला। एक्ट्रेस का अवार्ड 2 लोगों को कंबाइंड मिला है। आलिया भट्ट को गंगूबाई मूवी के लिए, गंगूबाई काठियावाड़ी, और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए। तो ये नाम पता होने चाहिए किसको किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी मूवी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में मिला है पंकज त्रिपाठी, इनको जानते ही हो आप, बहुत बढ़िया एक्टर हैं ये भी, पंकज जी। सपोर्टिंग एक्ट्रेस में मिला है पल्लवी जोशी, कश्मीर फाइल्स में। ये सब रहने देना,
ये रहने देना, स्क्रीन प्ले का छोड़ सकते हैं आप, संजय लीला भंसाली का छोड़ दीजिए, बेस्ट डायलॉग राइटर, ये वाले ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आपसे ये पूछा जा सकता है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए किसको मिला है? एम कीरावानी RRR। मैं इसलिए इस वाले को बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में आ चुका है, यूपी PCS में इसी साल क्वेश्चन आया था ये, अब बच्चे बहुत सारे गलत मारा है। तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अवार्ड मिला है MM कीरावानी RRR मूवी के लिए। अगला देखिए, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को बनाया जाता है, सभी जानते हैं इस बात को। तो एक तो पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनाया? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। तो टाइगर को बहुत मार लिया हम लोगों ने, टाइगर की खाल लगा करके घर में उस जानवर पे जाल डाल करके मार के धोखे से, और खाल लगा करके ये दिखाते हैं कि हम कितने बड़े राजपूत खानदान के, देखो इतने पहलवान थे, अकेले जाके देखते टाइगर के सामने। तो इसको कंजर्व करने के लिए एंडेंजर टाइगर स्पीशी, ये पहली बात तो किस कैटेगरी में आता है? तो ये पूछा जाता है, IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, संकटग्रस्त में। The day marks the 13th International Tiger Day is celebrated worldwide to promote the comprehensive efforts in safeguarding the tiger in their natural habitat, fostering harmonious coexistence between the humans and these magnificent creatures। ठीक है, अब इसमें जो काम की खबर है, एक तो कब बनाया जाता है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, एंडेंजर्ड स्पीशी में आ रहा है, और अभी बता रहा हूं इसके बारे में क्या क्या है। इस बार एक एजेंसी है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। NTCA एक एजेंसी है। इस एजेंसी का काम यह है कि टाइगर्स को कंजर्व करना है। तो NTCA अपनी हर साल रिपोर्ट पेश करती है, ठीक है। तो NTCA ने रिपोर्ट में यह पेश किया कि इंडिया ने टाइगर कंजर्वेशन के मामले में बहुत शानदार काम किया है वर्ल्ड लेवल पर। तो 3682 टाइगर्स की संख्या बढ़ गई है भारत में। एक तो ये नंबर याद रखना कि कितने टाइगर बढ़ गए इंडिया में, 3682 नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज्ड। छत्तीस 3682 बाघों की संख्या बढ़ गई है। दूसरा एक पॉइंट यह भी हो सकता है कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उत्तराखंड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट में यह कहा है कि टाइगरस टू टाइगर, फीमेल टाइगर से मेल टाइगर का रेशियो जो है वो 3:1 का है, यानी एक सही रेशियो है, फीमेल टाइगर ज्यादा है। तो 3:1। इंसानों में तो संख्या कम है महिलाओं की, मार देते हैं बच्ची को कि बोले लड़की बेटी पैदा हुई है। तो हरियाणा में देख ही रहे हो आप, सेक्स रेशियो कितना खराब है। कम से कम जानवर हमसे ज्यादा समझदार है। जानवर को दहेज नहीं देना पड़ता ना विवाह के लिए। ऐसा कुछ होता है क्या भैया जी? मणिपुर में डाउरी चलती है? नहीं चलती है ना। वहां पे तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं फीमेल्स, करते हैं ना, डाउरी नहीं चलता वहां पे। यहां पर खासतौर से रेस्ट ऑफ द इंडिया में, नॉर्थ में, यूपी ही नहीं राजस्थान में तो गोल्ड से तोली जाती हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिना दहेज की शादी नहीं। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, दरवाजे पर शादी रोक देते हैं, उन्हें अपनी भी इज्जत का ख्याल नहीं है। अब देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट में 2022 में यह बताया कि भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा टाइगर है। तो लिखिए, सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां पर है? मध्य प्रदेश, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स। ये 2022 का डेटा दे रहा हूं, ठीक है। अभी वही चल रहा है क्योंकि 2 साल में इनका डेटा बनता है। अभी 23 में यही वाला डेटा चलेगा। NTCA ने कहा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। तो आपसे पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में आया है,
प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस क्वेश्चंस में आया है कि इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर हैं। तो एमपी में 785, 785। हाँ, नंबर 2 पे आती है कर्नाटका 563। देखो नंबर केवल मध्य प्रदेश का याद रखना, बाकी किसी स्टेट का नंबर याद नहीं रखना, केवल सीक्वेंस याद रखना कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका में सबसे ज्यादा आपके टाइगर हैं। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड 560, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 4th रैंक है उत्तर प्रदेश की 205। नंबर याद नहीं करने हैं, केवल नंबर आपको एमपी का पता होना चाहिए 785। अब जैसे एग्जाम टाइम पे याद ना रहे तो एसोसिएट लर्निंग करते हैं, कैसे याद रखेंगे। एक मुस्लिम कम्युनिटी में फेमस नंबर होता है 786, उससे एक कम बस 785। देखिएगा नेक्स्ट है नेशनल स्पेस डे, a year set aside in the India to commemorate the Chandrayaan-3 successful landing on the moon. It is celebrated on 23rd August. अब हर साल 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। इसके पीछे की कहानी क्या है वो आप सब जानते ही हो। 23 तारीख को इंडिया ने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हासिल किया जो वर्ल्ड में कोई नहीं कर पाया। The Indian Space Research Organization reached a significant milestone by successfully landing Chandrayaan-3's lander and rover on the moon. Recognizing the achievement, Prime Minister Narendra Modi proclaimed August 23 as the National Space Day in India. ठीक है, तो ये बनेगा क्वेश्चन पक्का कि किस दिवस को, कौन सी तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर कुछ, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड है तो डिफेंस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज लिखो, फाल्कन शील्ड। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है फाल्कन शील्ड 2023। चाइना एंड यूएई have been making these strides in strengthening their defense and security cooperation through joint military drills and arms deal. One notable exercise, the Falcon Shield 2023, is scheduled to be held in China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region. तो उइगर तो फेमस थे, आपको पता ही है। चाइना का जिंगजियांग स्टेट फेमस किस लिए है, उइगर मुस्लिम। तो वहां पे रहने वाले मुसलमान उइगर मुसलमान कहलाते हैं। चाइना का SAR है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, SAR समझते हो आप। जैसे भारत में भी दो तरीके का शासन है, एक तो पूर्णतः राज्य होते हैं, फुली स्टेट, फुली ऑटोनोमस स्टेट, जिसमें इलेक्शन होते हैं और मुखिया होता है, सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, और राज्य का मुखिया गवर्नर, राज्यपाल। जैसे केरला एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, राजस्थान एक स्टेट है। लेकिन भारत में दूसरी शासन प्रणाली भी है, संघ शासित प्रदेश की, यूनियन टेरिटरीज, जिस पे कंट्रोल किसका होता है, यूनियन गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का। ठीक है, ऐसे ही चाइना में फुल स्टेट है और एक है SAR। तो चाइना की यूनियन टेरिटरी कह सकते हो आप समझने के लिए। कौन सा, जिंगजियांग। तिब्बत भी अपने आप में एक ऑटोनोमस स्टेट है, वहां का स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। तो जिंगजियांग जो है चाइना का, वहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, और मुस्लिम देश ने ही साथ में मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइज करी है। तो कनेक्शन कर पा रहे हैं आप। तो यूएई और चाइना ने मिलकर के एक्सरसाइज करी है। ठीक है, द फाल्कन शील्ड मिलिट्री ड्रिल्स स्ट्रेंथन द प्रैग्मेटिक एक्सचेंज ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड यूएई मिलिट्रीज। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि फाल्कन शील्ड किन दो देशों के बीच में हुई। तो आपको हो सकता लगे कि इंडिया में क्वेश्चन पूछा जा रहा तो इंडिया इसमें एक हो, इंडिया ऑप्शन हो सकता है, लेकिन चाइना और यूएई के बीच में। फॉस्टरिंग द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द ट्रस्ट, किन इन लोगों के बीच में। ठीक है, वेन्यू उसका जिंगजियांग था, और यूएई's इन्वॉल्वमेंट एंड डिफेंस आर्सेनल। चाइना एक्सपोर्ट फॉर L-15 एडवांस ट्रेनर जेट। China officially announced a deal to export the domestically developed L-15 advanced trainer jet to UAE। एक ये भी खबर है काम की।
तो जेट प्लेन्स L-15 मेड इन चाइना, तो अभी तक तो पाकिस्तानी उनसे इंपोर्ट करता था वेपन्स को, मिलिट्री वेपन्स को। अब यूएई ने भी ये डील कर ली है, ठीक है। L-15 एडवांस ट्रेनर जेट, ट्रेनिंग जेट है ये। काम की खबर निकाला करो, बाकी सब आप एक बार पढ़ के देख लो, अपने आप ही अपना इंट्यूशन बोलता है। जब आप एक बार समझ ले लेते हो ना जीएस की, आपका अपने आप ही अंतरात्मा आपकी कहेगी यार ये चीज काम की हो सकती है, बाकी बहुत सारा डेटा नहीं आता फालतू। नेक्स्ट, द क्वाड कंडक्ट्स मालाबार नेवल एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। क्वाड देश आप जानते हो, 4 देश, यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों की एक बीच में एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। इस बार कहां हुई? ऑस्ट्रेलिया के तट पे, सिडनी कोस्ट पर। तो पूछा जा सकता है 27th एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज मालाबार कंक्लूडेड ऑफ, कहां पर नेवल एक्सरसाइज, कहां पर हुई? मालाबार, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, ईस्ट कोस्ट ऑफ, ठीक है। कौन कौन शामिल हुआ तो ये पता ही है आपको, इंडियन नेवी, ऑस्ट्रेलियन रॉयल नेवी, जापान का मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और यूएस नेवी, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। ये इनकी अपनी अपनी नेवी के नाम है, आपको 4 देश पता होने चाहिए। 5 day लॉन्ग नेवल एक्सरसाइज, 5 दिन की एक्सरसाइज थी, वॉज कंडक्टेड इन 2 phases which included the harbor phase from the August 11 to 15 and sea phase of the August 16 to 20। ठीक है, बस बेसिक बातें क्या पता होना चाहिए, कौन कौन से देश शामिल हुए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है क्वेश्चन, मालाबार एक्सरसाइज इस बार कहां हुई? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, सिडनी कोस्ट पर, ठीक है। तो इंडिया भी ऑप्शन हो सकता है कि केरला के कोस्ट पर, तो फटाफट मार देंगे टिक वहां पर, वो केरला में नहीं, इस बार कहां हुई है? इन 4। अब आपको पता है क्वाड नेशंस जो है डिफेंस स्ट्रेटेजिक फोरम है 4 देशों का, और इसका मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? लेकिन ऑफिशियली कभी भी ये लिख के नहीं आएगा। उद्देश्य यही है, सब जानते हैं कि किस लिए पीछे पड़ा है, लेकिन ऑफिशियली आता है इंडो पैसिफिक रीजन में शांति स्थापित करना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखना। हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद क्षेत्र में मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो गए। अब प्रशांत पैसिफिक ओशन में कौन सा? साउथ चाइना सी तो पैसिफिक का पार्ट है, वहां पर कौन हो गया? जापान। और पैसिफिक के ईस्ट कोस्ट पे कौन आता है? यूएस। ठीक है, समझ पाए नहीं समझ पाए? टू एस्टैब्लिश द पीस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करना, ये इसका एक ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव है। और सब जानते हैं वास्तव में चाइना की तानाशाही को रोकने के लिए बनाया गया है। जो साउथ चाइना सी में तानाशाही कर रहा है चाइना, कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब कुछ मेरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काम की खबर केवल, ठीक है। एक निराक्षी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल बनाई गई है इंडिया ने, बिल्कुल सही। तो AUV ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, नेम निराक्षी। एक तो नाम पूछा जा सकता है आपसे, क्या नाम है इसका? निराक्षी। नीर का मतलब होता है पानी, पर्यायवाची है, और राक्षी यानी रक्षक का पर्यायवाची, तो संधि विच्छेद कर दीजिए। निराक्षी, जल में सबमरीन्स को कोई ब्लास्ट ना कर दे, अंडर वाटर माइंस लगाई जाती हैं, उसके लिए निराक्षी विद द कोलैबोरेशन ऑफ कोलकाता बेस्ड वॉरशिप मेकर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कंपनी का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कलकत्ता में, और इंजीनियर्स ऑफ लिमिटेड ऑफ MSME एंटिटी AEPL, निराक्षी इसका नाम है। ठीक है, इसने बनाया है, डिजाइन टू डिटेक्ट माइंस एंड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री वाज लॉन्च। उसके बाद देखिए, इट इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो यूजर ट्रायल्स बाय द इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी कमर्शियल।
इसकी एक क्षमता देखिए, 4 घंटे तक 300 मीटर की गहराई में रक्षा कर सकती है एक बार में। फिर बाद में फिर इसको ऊपर लेकर के आना होगा चार्जिंग सिस्टम के लिए। तो इसकी जो कैपेसिटी है, इट कैन वर्क अप टू 4 आवर्स एट द डेप्थ ऑफ 300 मीटर। इट कैन वर्क अप टू 4 hours at the depth of 300 मीटर की गहराई। ठीक है, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट, केवल काम की खबर। अब ये आप जैसे पीपीटी से पढ़ रहे हो, इमेज भी देखते जा रहे हो साथ साथ, बहुत हद तक मान के चलना ये ज्यादा बेनिफिट करेगी, चीज लंबे समय तक याद रहेगी। हाँ, कोई एक ऐसी इमेज तो दिखाई थी। अब जैसे आपको अभी बताया मैंने, बेस्ट फिल्म 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला करीना कपूर को, कैटरीना कैफ को। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, अब आलिया भट्ट इतनी जल्दी याद है क्योंकि देख लिया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू, तुरंत याद हो गया, इमेज देख ली। अब कई लोगों ने अल्लू अर्जुन को नहीं जानते होंगे, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पंकज त्रिपाठी को। तो इमेज देखने से ये बेनिफिट होता है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट कमीशन ऑफ यूएन एजेंसी, यूएन की एजेंसी है, उसमें कौन बना परमानेंट मेंबर? रुचिरा। और रुचिरा कंबोज आपने देख ली। एक ये बेनिफिट मिलता है, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव क्लास होगी। आप बस 1.5 घंटा दीजिए, मैं देखो आपको 1.5 घंटे में 20 क्वेश्चन में से कुछ ऐसा करा देंगे कि बहुत हद तक आपके काम आएंगी चीजें, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पहली लंबी रेंज की इंडिजिनसली मेड रिवॉल्वर, 50 मीटर इसकी लेंथ है, मतलब इसकी रेंज है, 50 मीटर इसकी रेंज है, कानपुर की फैक्ट्री में बनी है, नाम है प्रबल, रिवॉल्वर का नाम है प्रबल। तो रिवॉल्वर का नाम पूछा जा सकता है। इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च्ड इन 18th August, मैन्युफैक्चर्ड इन कानपुर बाय एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडियन कंपनी। तो काम की क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नोट करेंगे आप? अब बाकी में फिर अगर आप किसी बच्चे को ये लग रहा हो ना कि सर आप फास्ट करा रहे हो, देखो बहुत सारा करना है कम टाइम में, तो फास्ट तो करना पड़ेगा, और आपके पास तो वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख लीजिए। इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर, रिवॉल्वर का नाम क्या है? प्रबल। ठीक है, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कानपुर। इसकी रेंज कितनी है? ठीक है, बस बाकी सब काम की चीज नहीं है। ये आप देख सकते हैं, भारत की अशोक की लाट लगी हुई है, इंडिजिनसली मेड है, तो भारत सरकार की मोहर भी लगी हुई है इस पर। अगला देखिए, स्वाति माउंटेन्स, ये स्वाति माउंटेन और कॉम्पैक्ट वेपन लोकेटिंग रडार। स्वाति माउंटेन्स, इंडियन आर्मी इंडक्टेड द लाइटर एंड मोर कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द इंडिजिनसली डेवलप्ड। पहली बात तो खास क्या बात है इसकी? देशज है, भारत ने स्वदेशी रूप से बनाई हुई है, स्वदेशी तकनीक लगी है इसमें। हाँ, तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिजिनसली डेवलप्ड वेपन लोकेटिंग रडार, WLR, कॉल्ड स्वाति माउंटेन। नाम इंपॉर्टेंट है। स्वाति माउंटेन के बारे में क्या है? एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फेज्ड एरे रडार है ये। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर ऑपरेशन इन द माउंटेन्स। इसके लिए खास बात है कि इसे ऊंचे पर्वतों पर स्थापित किया जा सकता है। स्पेशली डिजाइंड फॉर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर ने बनाई है, बेंगलुरु, नया नाम इसका बेंगलुरु है। नेक्स्ट, मैं समझ सकता हूं सुबह से आप लोग पढ़ रहे हैं, बोझ है बहुत ज्यादा। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, तो कोई बिल्डिंग बनी है। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु, कर्नाटका।
अब ये 3D प्रिंटेड का मतलब मशीन ने बनाया है इसे, इंसान नहीं लगा, बिल्कुल 3D प्रिंटर ने बनाया है। तो इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु, कैम्ब्रिज लेआउट। इसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जी ने किया। बनाने वाली कंपनी का नाम है लार्सन एंड टर्बो, लार्सन टर्बो लिमिटेड, और IIT मद्रास की हेल्प से। तो टेक्निकली IIT मद्रास ने इसको सपोर्ट किया और कंपनी का नाम था लार्सन एंड टर्बो। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अश्विनी वैष्णव ऑन फ्राइडे डेडिकेटेड टू द नेशन इंडियाज फर्स्ट, भारत की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस located in Bengaluru, Cambridge layout. The post office, which was virtually inaugurated by the Union Minister from this General Post Office building, was completed in 30 days. केवल 43 दिन में बन गई ये बिल्डिंग, ठीक है। Its construction was carried out by the Larsen and Turbo with the technical support of the IIT Madras under the guidance of the Professor Manu Santhanam, Building Technology and Construction Management Division, Department of Civil Engineering. केवल काम की बात क्या क्या है, किस कंपनी ने, लार्सन एंड टर्बो ने IIT मद्रास की हेल्प से बेंगलुरु में कैम्ब्रिज लेआउट एक 3D प्रिंटेड भारत की पहली पोस्ट ऑफिस बनाई। बस इतनी काम की खबर है, इसी में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, लूना 25। इसके बारे में खास बात सुन लीजिए। 23 अगस्त 2023 को इंडिया पहला एक लैंडमार्क स्थापित करने जा रहा था, पता भारत को भी नहीं था। 10 अगस्त को ही पहले ही रशिया ने भी एक लूना 25 नाम का मिशन चलाया। उनका भी मून मिशन था, जैसे हमारा चंद्रयान मून मिशन था, कि साउथ पोल पर आज तक कोई नहीं लैंड कर पाया। तो रशिया का एक दिन पहले पहुंच जाता, लेकिन 3 दिन पहले ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और डैमेज हो गया, प्रोजेक्ट फेल हो गया। अगर रशिया का ये पहुंच जाता तो हम दूसरी कंट्री बनते, तो शायद हमारे माथे पर ये एक विजय घोषणा लिखी हुई थी। नसीब की बात है, खेल की बात है। हालांकि रशिया हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, हम उसके बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे, तकनीकी खामियां हो सकती हैं कभी, ठीक है, लेकिन रशिया का ये मिशन फेल रहा। तो लूना 25 लिखिएगा, लूना 25 Globe Lander is a Russian lunar lander mission launched on 10 August 2023. It was targeted to the South Polar region on the moon. हमारा भी साउथ पोल पर गया है। There are 2 primary scientific objectives of the mission: to study composition of the polar regolith and to study the plasma and dust components of the lunar polar exosphere. Communication were lost on 19th August and the lander reportedly crashed onto the surface. तो 3 दिन पहले ही वो क्या हो गया, क्रैश हो गया और मिशन फेल हो। ठीक है, मेरे ख्याल से इतने काफी हैं। टाइम देखिए कितना हो गया। तो ये 20 करंट अफेयर्स आपको करा दिए। तो ये करंट का आपका आज का सेशन था। इसको जाके घर पे एक बार वीडियो देख लेना, कुछ टॉपिक छूटा हुआ होगा तो उसमें हो जाएगा। बाकी के अगस्त मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, जो आप कर लीजिए। ठीक है।